नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तमाम अहम और ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ प्रीति। तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नज़र रहेगी। ख़ास तौर से आज राज्यसभा के मौजूदा सत्र का आखिरी दिन है और इस पर भी हम विस्तार से नज़र डालेंगे। आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा के मौजूदा सत्र का आखिरी दिन, रक्षा मंत्री और सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। कार्यकाल खत्म होने वाले सदस्यों का हो सकता है विदाई भाषण। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश समेत 8 देशों के लिए आरबीआई के नए दिशा निर्देश। भारत में ऑफिस खोलने के लिए लेनी होगी केंद्रीय बैंक की अनुमति। जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार के लिए भी लागू। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में घिरे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। स्वराज अभियान ने लगाया कमीशन खाने का आरोप। रमन सिंह का इनकार, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। विदर्भ के बुल्ढाणा में एक परिवार के 3 किसानों ने खुदकुशी। हाईकोर्ट के फटकार के बाद महाराष्ट्र में 29,000 गांव सूखाग्रस्त घोषित। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए केंद्र जल्द उठाएगा कदम। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 5% के पार। खाने पीने की चीजें हुई महंगी। औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार हुई धीमी। मार्च में वृद्धि दर 0.1 पर सिमटी। राज्यसभा के 239वें सत्र का आज आखिरी दिन है। मौजूदा सत्र 25 अप्रैल से शुरू हुआ था। आखिरी दिन कार्यकाल खत्म होने वाले सदस्यों का विदाई भाषण हो सकता है। वहीं कांग्रेस अगस्ता वेस्टलैंड के मसले पर एनडीए सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस आज बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। पार्टी का कहना है कि अगस्ता वेस्टलैंड सौदे पर ये दोनों संसद और राष्ट्र को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्यसभा में प्रस्ताव लाने की जानकारी दी। उनका कहना है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अगस्ता के मामले में सदन में झूठ बोला और उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में जो दस्तावेज पेश किए हैं वो विश्वसनीय नहीं हैं। इसके साथ एक अमेरिकी वेबसाइट पर भी मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात कांग्रेस ने ही कही है। जयराम रमेश का कहना है कि राज्यसभा में हुई चर्चा में स्वामी ने इसी वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस पार्टी कल ही डॉक्टर स्वामी के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन मूव करने वाली है और हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस आदमी ने 4 तारीख को राज्यसभा में झूठ बोला है, भयंकर झूठ बोला है। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 11 जून को चुनाव होंगे। चुनाव आयोग इसके लिए 24 मई को अधिसूचना जारी करेगा। जून से अगस्त के बीच 15 राज्यों से राज्यसभा के 55 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके अलावा राजस्थान और कर्नाटक की 2 सीटें खाली पड़ी हैं। उनके लिए भी 7 में चुनाव कराए जाएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश की 11, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की 6 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा बिहार की 5, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना समेत कई राज्यों की राज्यसभा से खाली हो रही सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को विदेशी कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत भारत में ब्रांच, लाइसेंस ऑफिस या प्रोजेक्ट कार्यालय खोलने के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति लेना जरूरी है। रिजर्व बैंक के मुताबिक पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की कंपनियों को भारत में कार्यालय खोलने से पहले ये अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा अफगानिस्तान, श्रीलंका, ईरान, हांगकांग और मकाऊ की कंपनियों पर भी ये नियम लागू होंगे। रिजर्व बैंक के मुताबिक जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और उत्तर पूर्वी राज्यों समेत सीमावर्ती इलाकों में कोई भी कार्यालय बगैर रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के नहीं खोला जा सकेगा। रक्षा, टेलीकॉम, निजी सिक्योरिटी और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी विदेशी कंपनियां इस दिशा निर्देश के दायरे में हैं। नए नियमों के दायरे में कंपनियों के अलावा एनजीओ भी शामिल हैं। स्वराज अभियान ने छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार पर 2007 की अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद को लेकर
अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। स्वराज अभियान का कहना है कि राज्य सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड का हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए संदेहपूर्ण तरीके से वैश्विक निविदा जारी की और इसमें दूसरे विकल्पों पर गौर किए बिना 30% से ज्यादा कमीशन दिया। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हेलीकॉप्टर खरीद में भ्रष्टाचार होने के आरोपों से इनकार करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। स्वराज अभियान के संस्थापकों प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार ने हेलीकॉप्टर हासिल करने के लिए उस कंपनी को $15.7 लाख बतौर कमीशन दिए, जिसका पंजीकरण टैक्स चोरी की पनाहगाह माने जाने वाले ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में हुआ था। दोनों ने अगस्ता वेस्टलैंड विवाद से रमन सिंह के बेटे अभिषेक को जोड़ते हुए कहा कि अभिषेक ने 3 जुलाई 2008 को क्वेस्ट हाइट्स लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई थी और इसके करीब 6 महीने पहले राज्य सरकार की तरफ से शार्प ओशन नाम की एजेंट कंपनी को भारी भरकम भुगतान किया था। कि हेलीकॉप्टर का प्राइस जो अगस्टा को दिया जाएगा वो तो सिर्फ 5 मिलियन है और 1.57 मिलियन इसका कमीशन है शार्प ओशन का। ये देखिए, ये इनवॉइस है। एक आरोप, जो आरोप सरासर किसी तर्क आधार पे नहीं है, किसी बातों पे आधारित नहीं है और ये हम बिल्कुल खुलेआम सार्वजनिक रूप से मैं कहना चाहूंगा, कहीं भी किसी कोने में भी ना खरीदी की प्रक्रिया में, ना उसके सिलेक्शन के क्राइटेरिया में विशेषज्ञों की राय ली गई। 3 लोगों को विशेषज्ञ समिति ने देखा, उसके बाद जो क्रैक समिति थी उसमें भी हमारे वरिष्ठ लोग थे जिन्होंने खरीदा। इस पूरे प्रोसेस में किसी भी प्रकार के 2007 से लेकर 2016 तक कहीं कोई बिंदु नहीं आए। और अब खबर सूखे और जल संकट की। महाराष्ट्र में सूखे का दंश झेल रहे किसानों की आत्महत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिमी विदर्भ के बुल्ढाना जिले में फसल तबाह होने और बैंक का कर्ज नहीं चुका पाने से परेशान एक किसान परिवार ने जहर खा लिया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि परिवार के एक सदस्य की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक परिवार के सभी सदस्य खेती से जुड़े थे और उन पर 1 से 1.5 लाख रुपए बैंक कर्ज था। इस साल महाराष्ट्र में अब तक करीब 400 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 29,000 गांव को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इनमें ज्यादातर गांव मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र के हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस महीने बंबई उच्च न्यायालय को इसे लेकर आश्वासन दिया था। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में गंभीर जल संकट के मद्देनजर राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया था कि वो राज्य के 29,000 से ज्यादा गांव में सूखा घोषित करेगी और सूखा नियमावली 2009 के मुताबिक राहत के सभी उपाय करेगी। सरकार सूखा प्रभावित इलाकों, खासकर मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में पानी की किल्लत से निपटने के लिए सख्ती से योजनाओं को लागू कर रही है और कई कदम उठा रही है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके सूखे के हालात की जानकारी दी थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो देश में सूखे जैसी स्थिति के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए तुरंत कदम उठाएगी। कृषि सचिव शोभना पटनायक ने बताया कि मंत्रालय इस फैसले का अध्ययन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो सूखे से निपटने के लिए 3 महीने के भीतर राष्ट्रीय आपदा कोष बनाए। प्रधानमंत्री ने सूखे की स्थिति की समीक्षा के लिए हाल में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अलग अलग बैठक की थी। अगले कुछ दिन में प्रधानमंत्री सूखा पीड़ित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी इस मसले पर चर्चा करेंगे। कुछ और अहम खबरें। व्यापम घोटाले में मेडिकल के 634 छात्रों के एडमिशन रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने अलग अलग फैसले सुनाए हैं। ऐसे में मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया है और अब 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JS चिलमेश्वर ने अपने फैसले में कहा कि ये 634 छात्र स्नातक के बाद 5 साल बिना किसी तनख्वाह के सेना के अस्पतालों में काम करेंगे। वहीं जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने छात्रों की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल इन छात्रों के एडमिशन को व्यापम ने रद्द कर दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। इसी को लेकर छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य में समय पूर्व चुनाव की संभावना से इनकार किया है। कल दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की और राज्य में सियासी संकट के दौरान पार्टी अध्यक्ष की तरफ से मिले समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया। बैठक में राज्य के राजनीतिक हालात और दूसरे मसलों पर चर्चा हुई। उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटने और मुख्यमंत्री पद पर बहाली के बाद हरीश रावत गुरुवार को दिल्ली पहुंचे और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी थे। हरीश रावत ने पार्टी अध्यक्ष के साथ राज्य के सियासी हालात पर चर्चा की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वो राज्य की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी अध्यक्ष को धन्यवाद देने आए थे। उत्तराखंड में जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई थी, उसमें आपके मार्गदर्शन ने और आपके राष्ट्रव्यापी अभियान ने लोकतंत्र बचाने के हमको बड़ी ताकत दी और अनंतो गत्वा उत्तराखंड में लोकतंत्र की जीत हुई। इससे पहले देहरादून में हरीश रावत ने अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक की और सरकार की ओर से पहले लिए गए फैसलों को जल्द लागू करने पर जोर दिया। इसके अलावा कई अहम फैसले लिए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। गरीब के लिए, बेरोजगारों के लिए हमारा संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करना। महिलाओं के कल्याण को, अल्पसंख्यक जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। राज्य में करीब 1.5 महीने पहले सियासी संकट खड़ा हो गया था, जिसके बाद केंद्र ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण के नतीजे के बाद बुधवार को हरीश रावत सरकार को बहाल कर दिया था। प्रणव गोस्वामी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कल जेडीयू की रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया और ध्यान भटकाने के लिए भावनात्मक मुद्दे उठाने की कोशिश की आलोचना की। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों पर शराबबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से अपने मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत की। रैली में वो बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले जनता ने बीजेपी को भारी बहुमत दिया था, लेकिन अब लोगों को उनकी कथनी और करनी की हकीकत पता चल गई है। बिहार की जनता ने उनको इसका जवाब भी दे दिया। आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह विफल हो चुके हैं, वायदों को पूरा करने में फेल साबित हो चुके हैं। इसलिए लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो भावनात्मक मुद्दों को उभारना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में आए हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को कहने के लिए कि भाई ये भाजपा के लोगों को ठीक ढंग से पहचान लीजिए, इनके कथनी और कंट्री करनी में कोई तुलना नहीं है। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर भावनात्मक मुद्दे उठाने का आरोप लगाते हुए आरएसएस की विचारधारा की आलोचना की और देशभक्ति बनाम देशद्रोह के मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने ढंग से आजादी की लड़ाई लड़ी, ये कहीं नहीं थे और आजकल सबको देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे। आप तिरंगा का नाम लेने लगे, यही हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आप तिरंगा के तो हिमायती थे नहीं, आप तो भगवा के हिमायती थे और आज भी उसके हिमायती। बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार की तरह ही दूसरे राज्यों में भी शराबबंदी लागू करने की सलाह दी। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री बीजेपी शासित राज्यों में शराब पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते। रैली में नीतीश कुमार के निशाने पर बीजेपी और केंद्र सरकार ही रही और वो समाजवादी पार्टी पर कुछ बोलने से बचते रहे। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जेडीयू की कोशिश यहां भी बिहार की तरह ही गठबंधन बनाने की है। साथ ही पार्टी उत्तर प्रदेश में जनाधार बढ़ाने में भी लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और नीतीश कुमार के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री पहले राज्य की जनता को सुरक्षा मुहैया कराएं और युवाओं से किए वादों को पूरा करें। नीतीश कुमार जी सबसे पहले बिहार की जनता को सुरक्षा और सम्मान की जो गारंटी की देने की बात करते हैं, उसको तो बहाल करें। बिहार के नौजवान जो रोजगार की बात देख रहे हैं, उसको तो दिलवाने की बात करें। बिहार में जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं, उनको तो शुरू कराने की योजनाएं बनाएं। बिहार के कोसी का जो दर्द है, उसको तो सुनने का काम करें। नीतीश कुमार जी को जनता ने जिस भरोसे से ताकत सौंपी है, अफसोस है कि वो उसको पूरा करने में असफल सिद्ध हुए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया कि रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि वो देश में बेरोजगारी और औद्योगिक गतिविधियों की सुस्ती के लिए जिम्मेदार हैं।
उन्होंने कहा कि उनके विचार से आरबीआई गवर्नर इस देश के लिए उपयुक्त नहीं है। दरअसल रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने अपने लेख में उद्योगों को दिए जाने वाली रियायत पर सवाल उठाया था और कहा कि किसी उद्योग को प्रोत्साहित करना उसे खत्म करने का इंतजाम करने जैसा है। कांग्रेस ने सुब्रमण्यम स्वामी के बयान को संवैधानिक संस्थाओं का अपमान बताया है। जो गवर्नर हैं वो मेरी राय में हमारे देश के लिए अनुकूल नहीं हैं और उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूं। उन्होंने जो देश में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया इस बहाना से कि मुद्रास्फीति को या इन्फ्लेशन को हम इससे रोकेंगे, इससे देश के साथ बड़ा नुकसान हुआ है। सारा इंडस्ट्री कोलैप्स हुई है और इस कारण से बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। इट इज इंस्टीट्यूशनल इंसल्ट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ the constitutional framework in the country. Privileges should not be misused. It's for the Prime Minister, Shri Narendra Modi, to see that members of his party, since he's the leader of the parliamentary party, do not transgress boundaries. दिल्ली सरकार के 21 संसदीय सचिवों की विधायकी अब खतरे में पड़ सकती है। आरटीआई से मिली जानकारी में सामने आया है कि इन 21 संसदीय सचिवों को विधानसभा में कमरे आवंटित किए गए हैं। हालांकि इन सभी संसदीय सचिवों ने चुनाव आयोग से कहा कि इन्हें कोई लाभ या सुविधा नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी सरकार एक बार फिर विवादों में है। बीजेपी नेता और आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग की आरटीआई में मिले जवाब के मुताबिक 21 संसदीय सचिवों को विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल की तरफ से दफ्तर के लिए कमरे आवंटित किए गए। 21 संसदीय सचिव को 21 ऑफिस अलॉट करे गए विधानसभा में। तो इससे जो ऑफेंस साबित होता है, नंबर 1 ये डिस्क्वालीफाई होने चाहिए क्योंकि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते हैं एज पर लॉ। और चूँकि खुद केजरीवाल जी ने जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ एक्ट को अमेंडमेंट के लिए भेजा तो उससे भी साफ जाहिर होता है कि इनकी अपॉइंटमेंट ही इलीगल है। प्लस इन्होंने फॉल्स एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में फाइल किया कि इन्होंने कोई ऑफिस इनको नहीं मिला, जबकि आरटीआई कह रही है ऑफिस मिला। संसदीय सचिवों की माने तो उन्होंने इन कमरों का ना तो इस्तेमाल किया और ना ही सरकार से किसी और तरह का लाभ लिया। बतौर पार्लियामेंट सेक्रेटरी किसी को भी कोई न तो रूम अलॉट हुआ है न किसी ने इस्तेमाल किया है। हालांकि इन बोर्ड पर अगर नजर डालें तो ये नाम साफ बता रहे हैं कि सुविधाओं का लाभ किसने लिया। पार्टी ने बचाने के लिए गोलमोल जवाब दे रही है। पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, संसदीय सचिव वाला जो मसला है उसमें जो मेन मुख्य टर्म है वो पिक्यूनरी गेन का है, आर्थिक लाभ का है। और अपने जवाब में पूरी ईमानदारी से सारे संसदीय सचिवों ने स्पष्ट कर दिया है इलेक्शन कमीशन को कि हमें कोई भी आर्थिक लाभ इस पद पर आने के बाद नहीं प्राप्त हुआ। जानकारों की माने तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब सिर्फ भत्ता लेना नहीं है। आपको कमरा मिला, कुर्सी मेज मिली, ऊपर एसी लगा, स्टाफ मिला, फर्नीचर मिला, स्टेशनरी मिली, चपड़ासी मिला, और लाभ क्या है? इसका पैसा कहाँ से आएगा? हमारे तुम्हारे टैक्स पेयर के पैसे से ही तो आएगा। यही तो लाभ है, ये बाकी विधायकों को तो नहीं है। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों ने मंगलवार को चुनाव आयोग को जवाब सौंपकर कहा था कि उन्होंने संसदीय सचिव के तौर पर वेतन, भत्ता, दफ्तर या गाड़ी नहीं ली है, लिहाजा उनकी विधायकी रद्द नहीं होनी चाहिए। दिल्ली सरकार के संसदीय सचिव कह रहे हैं कि उन्होंने इस पद पर बैठकर किसी तरह का कोई लाभ नहीं लिया, जबकि सरकार ने आरटीआई के जवाब में बताया कि उन्हें सुविधाएं दी गई हैं। अब एक ही बात हो सकती है, या तो आरटीआई में गलत जानकारी दी गई है या तो फिर ये संसदीय सचिव सच नहीं बोल रहे। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने शराब कारोबारी विजय माल्या पर शिकंजा सख्त कर दिया है। सीबीआई ने माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करके इंटरपोल के पास भेज दिया है। अब इसे इंटरपोल ब्रिटेन में जारी करेगा। इससे पहले ईडी ने माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस और गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई मुख्यालय को एक चिट्ठी भेजी थी। इसके अलावा बैंकों से कर्ज लेकर वापस नहीं करने के मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी माल्या के शेयरों को फ्रीज करने की तैयारी में है। ब्रिटेन ने बुधवार को माल्या के निर्वासन से इनकार कर दिया था। हालांकि ब्रिटेन ने कहा था कि भारत माल्या के प्रत्यर्पण के लिए कोशिश करेगा तो उसमें पूरा सहयोग दिया जाएगा। दूसरी तरफ नॉर्थ गोवा कलेक्टर ने बैंकों को विजय माल्या के कैंडोलिम में स्थित किंगफिशर विला पर कब्जा करने को मंजूरी दे दी है। अर्थ जगत की अहम खबरें। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सालाना आधार पर खुदरा महंगाई दर यानी सीपीआई अप्रैल महीने में बढ़कर
3.9% पर पहुंच गई। खाने पीने की चीजों की महंगाई दर में भी इजाफा दर्ज किया गया है। महीने दर महीने आधार पर अप्रैल में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर 5.21% से बढ़कर 6.32% पर पहुंच गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा महंगाई दर 5.7% से बढ़कर 6.09% हो गई है, जबकि शहरी इलाकों की महंगाई दर 3.95% से बढ़कर 4.68% पर पहुंच गई है। वहीं औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर मार्च में कम होकर 0.1% रह गई। इससे औद्योगिक उत्पादन में सुधार की उम्मीदों को झटका लगा है। विनिर्माण और खनन क्षेत्र के खराब प्रदर्शन और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट से औद्योगिक उत्पादन की विकास दर धीमी पड़ गई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल मार्च में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 2.5% रही थी, जबकि इस साल फरवरी में ये 2% बढ़ी थी। पूरे वित्त वर्ष 2015-16 में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 2.4% रही, जो इससे पहले वित्त वर्ष में 2.8% थी। भारत ने चीन और कनाडा समेत 4 देशों के साथ टैक्स चोरी से जुड़ी सूचनाएं साझा करने का समझौता किया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD के मुताबिक गुरुवार को भारत, चीन, इजराइल, कनाडा, आइसलैंड और न्यूजीलैंड ने बहुपक्षीय प्राधिकारी समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। इसके बाद इन 5 देशों के बीच टैक्स चोरी से जुड़ी जानकारियां खुद ब खुद साझा होने लगेंगी। ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली समेत 8 देश पहले ही इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। लीबिया से छुड़ाए गए 29 भारतीयों की घर वापसी तो हो गई, लेकिन उन्हें वापस लाने पर हुए खर्चे को लेकर केंद्र और राज्य के बीच तल्खी बढ़ गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कहा था कि केरल के नागरिकों की वतन वापसी का खर्च राज्य सरकार ने उठाया है, जिस पर जवाब देते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मुख्यमंत्री से कई सवाल किए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी केरल में रैली के दौरान केरल और तमिलनाडु के नागरिकों को लीबिया से छुड़ाए जाने का जिक्र किया था। दूसरी तरफ छुड़ाए गए 29 लोग भारत पहुंच गए। छुड़ाए गए लोगों में 16 केरल और बाकी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ब्राजील में माइकल तेमेर ने राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले गुरुवार को दिल्मा रूसेफ के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव सीनेट में पारित कर दिया गया। सीनेट ने कुल 81 वोट में से महाभियोग के पक्ष में 55 और विरोध में सिर्फ 22 वोट पड़े। रूसेफ के खिलाफ महाभियोग और जांच से जुड़ी कार्रवाई 6 महीने चलेगी। इस दौरान माइकल तेमेर कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे। इस बीच दिल्मा रूसेफ ने कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वो आखिरी दम तक अपनी लड़ाई लड़ेंगी। रूसेफ के खिलाफ बजट कानून में हेराफेरी के आरोप लगे थे। और अब मौसम से जुड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। रामबन में बादल फटने से 3 स्कूली छात्र पानी की तेज धारा में बह गए हैं। जानकारी के मुताबिक 2 शव निकाल लिए गए हैं, जबकि तीसरे छात्र की तलाश जारी है। इस बीच हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को बादल फटने के बाद गायब हुए 5 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। और इस बीच गुरुवार को बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज आंधी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। खराब मौसम ने भारी तबाही मचाई। जगह जगह बिजली गिरने से कम 14 लोगों की मौत हो गई। बिहार में बिजली गिरने से 8 लोग मारे गए, जबकि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर है। इस बीच पश्चिम बंगाल में भी बिजली गिरने से 2 लोग मारे गए हैं। इधर मौसम विभाग ने उत्तर पूर्व के इलाकों में अगले 2-3 दिन में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। बांग्लादेश में गुरुवार को आई तेज आंधी और तूफान में भारी तबाही मचाई। कई जगह बिजली गिरने से कम 34 लोग मारे गए, कई लोग जख्मी हुए। सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर पूर्वी इलाकों में हुआ। बिजली गिरने से पबना जिले में 6 किसान मारे गए, जबकि राजशाही, सिराजगंज और ब्राह्मणबाड़िया जिलों में भी 13 लोगों की मौत हुई।
खेल की दुनिया की अहम खबरें। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार रियो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ ने भारतीय ओलंपिक संघ को रियो जाने वाले पहलवानों की जो सूची भेजी है उसमें सुशील कुमार का नाम शामिल नहीं है। कुश्ती महासंघ ने रियो ओलंपिक के 74 किलोग्राम वर्ग के लिए नरसिंह यादव के नाम को मंजूरी दी है। महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि इस वजन वर्ग में भारत को ओलंपिक कोटा दिलाने वाले पहलवान नरसिंह यादव ही रियो जाएंगे। इस बीच सुशील कुमार ने पूरे प्रकरण पर निराशा जताते हुए ट्रायल के जरिए नाम फाइनल करने की बात की है। नरसिंह ने पिछले साल लास वेगस में विश्व चैंपियनशिप में 74 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता था, जबकि सुशील ने बीजिंग ओलंपिक में 66 किलो फ्री स्टाइल में कांस्य और लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। बिल्कुल वो एक ट्रायल का प्रोसीजर है और पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है, और मैं मानता हूं कि हमारी भी ट्रायल होनी चाहिए, और जब भी पता लगेगा कि कौन तगड़ा है, कौन अच्छा कर सकता है। मैं बस आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जो हमारी सरकार ने, हमारी फेडरेशन ने जो मेरे पे खर्चा किया है 2 साल से, वो इसीलिए किया है कि हाँ मैं देश के लिए कुछ कर सकूँ, और ना तो अदरवाइज मेरे को पहले ही मना कर देते ये। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। राज्यसभा के मौजूदा सत्र का आखिरी दिन, रक्षा मंत्री और सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। कार्यकाल खत्म होने वाले सदस्यों का हो सकता है विदाई भाषण। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश समेत 8 देशों के लिए आरबीआई के नए दिशा निर्देश। भारत में ऑफिस खोलने के लिए लेनी होगी केंद्रीय बैंक की अनुमति। जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार के लिए भी लागू। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में घिरे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। स्वराज अभियान ने लगाया कमीशन खाने का आरोप। रमन सिंह का इनकार, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। विदर्भ के बुल्ढाणा में एक परिवार के 3 किसानों ने की खुदकुशी। हाईकोर्ट की फटकार के बाद महाराष्ट्र में 29,000 गांव सूखाग्रस्त घोषित। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए केंद्र जल्द उठाएगा कदम। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 5% के पार। खाने पीने की चीजें हुई महंगी, औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार हुई धीमी। मार्च में वृद्धि दर 0.1 पर सिमटी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ लोकतंत्र 2016। नमस्कार।